हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर से आपके लिए उत्तर प्रदेश लेखपाल का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ में हम लोग सामान्य जानकारी और जीएस जीके के जितने भी सब्जेक्ट और जितने भी टॉपिक है उससे हम लोग सभी प्रश्न कवर कर रहे हैं। आपका यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का सिलेबस भी आ चुका है ऑफिशियली, तो आप जा करके सिलेबस देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर चुके हैं। आपको एक चीज़ और बता दें कि आपका जो कंप्यूटर है, आपका यूपी ट्रिपल एससी ने आपके जीएस के पोर्शन में कंप्यूटर और साइंस को भी ऐड किया है, तो वो उसके प्रश्न भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, आपने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के सिलेबस देख लीजिए। हम लोग चलिए चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। आज हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, सही उत्तर चुनना है आपको कि जो वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाता है। ठीक है, वायुमंडल में कितने परत हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। टोटल आपके 5 परत होते हैं। ठीक है, और ये पांचों परत डिसाइड कैसे किए गए हैं, जहाँ तक देखिए अंतरिक्ष में गैस फैला हुआ है। ठीक है, जहाँ तक गैस फैला हुआ है उसको हम लोग वायुमंडल मान लिए हैं और उसी को हम लोग 5 परत में डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्रम बताना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है आपका परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्यस्थल मंडल, अयान मंडल तथा आयतन मंडल। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो हमारा सबसे पहले 5 मुख्य परतों में अगर डिवाइड होता है तो सबसे पहले जो आता है बाह्य मंडल। ठीक है, क्या आता है? बाह्य मंडल आता है। ये लगभग आपका कहाँ से होता है? 700 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक। ठीक है, 700 किलोमीटर ऊपर से 10,000 किलोमीटर ऊपर तक। ठीक है, इसके बाद आपका आता है आयन मंडल। आयन मंडल आपका कहाँ तक होता है? आयन मंडल जो आपका होता है 80 से 700 किलोमीटर, 80 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक होता है। इसके बाद आपका आता है मध्य मंडल। तो मध्य मंडल आपका कहाँ तक होता है? मध्य मंडल आपका होता है 50 से 80 किलोमीटर तक, 50 से 80 किलोमीटर। इसके बाद आपका आता है समताप मंडल। समताप मंडल आपका कहाँ तक आता है? समताप मंडल जो होता है आपका आता है 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक, 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक। और ये जो सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट है क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल आपका ग्राउंड से यानी जमीन की सतह से लेकर के 12 किलोमीटर तक होता है। यहाँ पे मैक्सिमम आपका गैस यहीं पे पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए अगला प्रश्न हमारा, वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है? तो देखिए, जो हमारा वातावरण का सबसे गर्म परत होता है वो थर्मोस्फीयर होता है। वायुमंडल की अगर सबसे गर्म परत की बात करें तो थर्मोस्फीयर ही होता है। यह पृथ्वी के आपके लगभग, आपको अभी बताए थे, 80 से कितना 600 किलोमीटर दूरी तक होता है। थर्मोस्फीयर कहाँ होता है? 80 किलोमीटर से लेकर के 600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और जो हमारा सौर क्षेत्र के प्रति यह जो है, यह थर्मोस्फीयर जो है सौर क्षेत्र के प्रति अति संवेदनशील होता है। इसी के कारण क्या होता है, यह 1500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। कितना? 1500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। इस परत में क्या होता है, विकर्ण वायु के जो अणु होते हैं, वायु वो कम होते हैं और गर्म होते हैं। यहाँ पे जो थर्मोस्फीयर में वायु होते हैं वो कम होते हैं और क्या होते हैं, वो अत्यधिक गर्म होते हैं। आपको लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर चला जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी के वायुमंडल में अधिकांशतः जो है ओजोन कहाँ पाया जाता है? जो ओजोन परत है हमारा, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो ओजोन परत लगभग आपका पूरा का पूरा समताप मंडल में 90%। ठीक है, 90% जो आपका ओजोन लेयर है वो आपका कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। और यह पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर से 17 किलोमीटर ऊंचाई पे पाया जाता है। आपको पीछे देखे होंगे समताप मंडल आपका कहाँ से कहाँ तक होता है? 10 किलोमीटर से 17 किलोमीटर तक होता है। वायुमंडल का यह क्षेत्र समताप मंडल, ओजोन परत का जो सूर्य की अधिकांश पराबैंगनी किरणें होती हैं यहीं पे अवशोषित होती हैं, यानी कि आपके ओजोन परत में ही अवशोषित हो जाती हैं। ठीक है, जो आपकी यूवी अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें, यहीं पे मैक्सिमम अवशोषित हो जाती हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? ठीक है, तो सबसे ऊपरी परत आपका कौन सा है? बहिर्मंडल। ठीक है, आपने देखा था कि जो बहिर्मंडल है पृथ्वी वायुमंडल की सबसे बाहतम पर्वत है, यानी सबसे बाहरी पर्वत है। यह आपका 120 जो समुद्र तल से लगभग 700 किलोमीटर ऊंचाई पर है। कितना है? समुद्र तल से 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। और यह वहाँ से लेकर के 700 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक, कहाँ तक? 700 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक इसका रेंज पाया जाता है। और इसी का रेंज सबसे सारे वायुमंडल में, सारे मंडल में सबसे ज़्यादा बहिर्मंडल का ही आपका ऊंचाई पाया जाता है। ठीक है, इसमें मुख्यतः अगर आप मुख्यतः गैस की बात करें तो वहाँ पे हाइड्रोजन पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है। ठीक है, और जो अत्यंत भारी अणुओं के अत्यंत कम घनत्व से मिलकर बने हुए गैस हैं वही यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, मौसम विज्ञान संबंधी किसी भी संभावित घटना के लिए पृथ्वी से बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, वातावरण की कौन सी परत में सौर परावैंगनी विकिरण का अवशोषण होता है? तो अभी आप लोगों ने देखा स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल की समताप मंडल परत होने से जो गुजरने पर सौर परावैंगनी किरणें होती हैं, अवशोषित होती हैं और प्रकीर्णित होती हैं। यहाँ पे पृथ्वी के समताप मंडल ओजोन परत सूर्य की लगभग आपका 99%, ठीक है, 99% जो अल्ट्रावायलेट यानी कि परावैंगनी किरणें होती हैं वह आपके इसी ओजोन लेयर में, ओजोन का आपका फॉर्मूला है था O3। ठीक है, इसी ओजोन लेयर में आपकी लगभग वो क्या हो जाती हैं, वो सभी की सभी विकिरण अवशोषित हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है क्या कहलाता है? तो यह आपका आयनोस्फीयर कहलाता है। क्या कहलाता है? आयनोस्फीयर। यहाँ पे मुख्यतः इलेक्ट्रॉनों और धनात्मक आयनों से मिलकर बना होता है। यह पृथ्वी से लगभग 60 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक पाया जाता है। पृथ्वी के ऊपर 60 किलोमीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर तक यह आपका लेयर पाया जाता है। और सौर विकिरण द्वारा आयनित हैं जो ऊंचाई में वृद्धि होने के साथ इसके तापमान में वृद्धि होने के कारण इस परत को वायुमंडल भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? आपको पता है कि 700 किलोमीटर के ऊपर क्या होता है? वायुमंडल होता है। तो इसको भी आप किस नाम से जानते हैं? वायुमंडल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? तो ये आपका पाया जाता है समताप मंडल में। ठीक है, यहीं पे लगभग आपका सारे अल्ट्रावायलेट किरण जो होती हैं यहीं पे सारे आपके अवशोषित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे लगभग 99% जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, 99%, 1% जो बचा खुचा होता है वह नीचे आकर के आपका अवशोषित हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे निचली वायुमंडल है? तो सबसे निचली वायुमंडल आपका कौन सा है? क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है और यह पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है, यानी कि जो पृथ्वी का आपका ग्राउंड लेवल है वहाँ से आरंभ होती है और समुद्र तल से लगभग 8 से 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक विद्यमान रहती है। समुद्र लेवल से यह 8 किलोमीटर से लेकर के लगभग 20 किलोमीटर ऊंचाई तक यह विद्यमान रहती है। और वायुमंडल के जो अधिकांश द्रव्यमान है, वायुमंडल में जो भी द्रव्यमान है, जो भी गैसों का द्रव्यमान है, लगभग 75 से 80% यहीं पर पाया जाता है। ठीक है, इतनी बड़ी मात्रा में 75% से लेकर के 80% तक आपका क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। और इस लगभग आपका 20 से 25% अदर जो भी टोटल बचे आपके 80 किलोमीटर से 20 किलोमीटर से लेकर के, ठीक है, 20 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर के आपके रेंज में केवल 20 और से 25% गैस पाए जाते हैं। ठीक है, इस परत में लगभग सभी मौसम पाए जाते हैं। जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में लगभग आपका सारे मौसम पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहते हैं? ठीक है, कौन सा ऐसा वायु है जिसको डॉक्टर वायु के नाम से जाना जाता है? तो वो आपका है हरमट्टन। ठीक है, हरमट्टन हवा गर्म और शुष्क हवा होता है जो कि सहारा डेजर्ट से उत्तर पूर्व तथा पूर्वी दिशा से पश्चिम दिशा में चलती है। यह हरमट्टन जो है आपका सीजन नवंबर के अंत में चलता है। ये कब चलता है? नवंबर लास्ट में चलता है और यह मार्च के मध्य तक रहता है। ये नवंबर लास्ट से आपका मार्च के मध्य तक रहता है। ठीक है, यानी 15 से 20 मार्च तक रहता है। और इन हवाओं को गिनी तट पर डॉक्टर हवा कहा जाता है क्योंकि उस समय आपका उमस वाली गर्म से राहत दिलाते हैं। ठीक है, उस समय पे क्या होता है? उमस से ये हवाएं क्या करती हैं? राहत दिलाती हैं, इसीलिए इसको डॉक्टर वायु का नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत आपकी रेडियो संचार को संभव बनाती है। जो हमारा रेडियो संचार है उसको कौन सी मंडल आपकी संभव बनाती है। ठीक है, तो आपका वो कौन सा होता है, आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल ऊपरी वायुमंडल का एक क्षेत्र है जहां मुफ्त आयनों और इलेक्ट्रॉनों का विशाल सांद्रता है। वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन और कुछ आयन्स होते हैं, पॉजिटिवली आयन होते हैं। उन्हीं के कारण क्या होता है, जो हमारा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन रेडियो संचार है वह संभव हो पाता है। ठीक है, इन्हीं इलेक्ट्रॉन और फ्री आयन्स के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, लेटराइट मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां पर आपकी जो लेटराइट मिट्टी होती है वह कहाँ पर पाई जाती है। तो लेटराइट मिट्टी के लिए जो देखिए सबसे अधिक उच्च तापमान चाहिए होता है और भारी वर्षा जहाँ पे होती है वहीं पे आपका लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी जहाँ भी अधिक वर्षा होगी या फिर इसकी उत्पत्ति अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में चूना और सिलिका के निक्षालन से होती है और इस मिट्टी में लगभग आपका लौह ऑक्साइड एवं आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। इसमें आपका Fe पाया जाता है और Al पाया जाता है। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है, Fe और Al की आपकी प्रचुरता सबसे अधिक होती है। ठीक है, आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड की। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, मार्बल किसका जो है कायांतरित रूप है। मार्बल किस पत्थर का कायांतरित रूप है। तो मार्बल आपका देखिए चूना पत्थर से बनता है। ठीक है, रूपांतरण के कारण कुछ सेल अपने मूल रूप से कठोर हो जाते हैं जिसे चूने के पत्थर से उसका रूपांतरित रूप संगमरमर तथा बालुका पत्थर में हो जाता है। ठीक है, ये रूप लगभग आपका क्वार्ट्जाइट काफ़ी कठोर तथा अपर्दन के लिए अवरोधक होता है। ठीक है, तो जो चूना पत्थर है वहीं आपका चूना पत्थर से ही आपका मार्बल बनता है। ये आप जाएंगे तो लगभग राजस्थान साइड में वहाँ पे भी बहुत भारी मात्रा में बनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, माइका जो होता है, माइका निम्नलिखित शैलों में से कौन से एक युग्म में पाया जाता है। तो माइका आपका सिस्टनाइस में पाया जाता है। ठीक है, सिस्टनाइस का मतलब आपका होता है इसका माइका अभ्रक पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, भूकंप का कारण क्या है। जब भूकंप आता है तो उन भूकंप का कारण क्या हो सकता है। तो ये होता है भूपृष्ठ में जो विक्षोभ होता है। ठीक है, देखिए पृथ्वी का हिलना, जब पृथ्वी हिलता है तो आप कहते हैं भूकंप आ गया। तो पृथ्वी के गर्म होने वाली किसी हलचल के कारण जब धरातल का कोई भाग अचानक से हिलने लगता है तो उसे क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। और भूकंप का मेन कारण यही देखिए भूपृष्ठ में विक्षोभ होता है। ठीक है, भूकंप की उत्पत्ति की अगर बात करें तो ये लगभग आपका दो मुख्य रीजन होते हैं। पहला रीजन देख लीजिए क्या होता है, तो पहला रीजन होता है वितरणिक कारण। पृथ्वी के भीतर अधिक जब दाब हो जाता है और तापमान के कारण गहराई पर स्थित चट्टानें मुड़ने लगती हैं, अतः यह टूट जाती हैं। तो चट्टानें के टूटे हुए भाग ऊपर अथवा नीचे की ओर सरक जाते हैं और पृथ्वी के पटल से 12 प्लेट बने हुए हैं। ये प्लेट हमेशा और हमेशा ये प्लेट सरकती रहती हैं, कभी एक दूसरे प्लेटों से टकरा जाती हैं। तो इन प्लेटों के टकराने से क्या होता है, आपका भूकंप आता है। आपका जो पृथ्वी पूरा टिका हुआ है 12 प्लेटों पर टिका हुआ है। ठीक है, ये प्लेट हमेशा और हमेशा धीरे धीरे मूवमेंट करते रहते हैं। जब भी ये प्लेट टकराते हैं आपस में, ये जब भी आपस में टकराते हैं तो आपका क्या आता है, भूकंप आता है। और जो दूसरा कारण होता है, दूसरा कारण होता है आपका अविवर्तनिक कारण। ज्वालामुखी चट्टानों को खिसकने पर बम फटने आदि से भी भूकंप आता है। ठीक है, जैसे कि आपका जब परमाणु परीक्षण किया गया था तो परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया था तो वहाँ पे भी बहुत भारी मात्रा में भूकंप आया था। लगभग आपका 7 पॉइंट कुछ रेक्टर नापा गया था। ठीक है, तो उसके कारण भी बम ब्लास्ट के कारण भी आता है। कुछ तो होता है जैसे गैसों का फैलाव और प्लेटों को खिसकाव अथवा टकराव भूकंप के जो है प्रमुख कारण बनते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो आपका पर्वतीय स्लेप होते हैं, हिली स्लोप्स होते हैं, उस पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है। तो वो आपका हो सकता है सोपान कृषि से। कैसे हो सकता है, देखिए जहाँ पे भी पहाड़ी तीव्र ढाल पर मिट्टियों का कटाव अधिक होता है, इसीलिए ढालों पर कृषि करने के लिए सीढ़ियाँ बनाने के तथा मेड़बंदी का सुझाव दिया गया है ताकि वर्षा का जल रुक रुक कर बहे और जो मिट्टी है आपका वह आपका बह ना पाए। ठीक है, तो जब भी आप देखेंगे चाय जहाँ पे उगाते हैं, कॉफ़ी, अगर वो हिली एरियाज़ हैं तो आप वहाँ पे देखेंगे सीढ़ी की तरह वहाँ पे खेतों को बनाया गया है ताकि जो मिट्टी है वह बह करके नीचे न जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल है। ठीक है, तो कायांतरित सेल आपका नीस और शिष्ट होता है। नीस और शिष्ट कायांतरित या फिर रूपांतरित सेल है। शिष्ट आपका बारीक कड़ों वाली रूपांतरित सेल होती है जिसमें आपका फेलियनस का विकास अच्छी तरह से होता है। और जब नीस की बात करें तो नीस का निर्माण आपका कांग्लोमरेट तथा बड़े कड़ों वाले खासकर ग्रेनाइड आग्नेय का जो पत्थर होता है, आग्नेय सेल होता है, उसके रूपांतरण होने से आपका बनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है। जो ऊंचे आपके क्षेत्र होते हैं वह लेटराइट की वहाँ पे जो मृदा की रचना होती है क्यों होती है, तो वो कैसी होती है, अम्लीय होती है। ठीक है, मानसूनी जो जलवायु होती है उसके अंतर्गत आर्द्र एवं शुष्क मौसम के क्रमिक परिवर्तनों के कारण सैलों में सिलिका पदार्थ पृथक हो जाता है और शुष्क मौसम में ये मिट्टी सूखकर ईंट की भांति सख्त हो जाती हैं तथा गीली होने पर चिपचिपी हो जाती हैं और इन मिट्टियों में चूना, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन की कमी तथा पोटास का अभाव होता है। जो आपका अम्लीय मिट्टी होता है लेटराइट मृदा, इसमें आपका मैग्नीशियम नहीं पाया जाता, नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, पोटास की कमी होती है, तो इनकी इसमें कमी होती है और ये जो आपकी मृदा होती है अम्लीय होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका दिया हो, जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं। जब हम ग्रेनाइट के चट्टान को परिवर्तित करते हैं तो वो आपका नीस में बदल जाता है। ठीक है, नीस में परिवर्तित हो जाता है और ग्रेनाइट की रचना मुख्यतः क्वार्टज और आर्थोक्लास्ट नामक खनिज से हुई है। जो आपका ग्रेनाइट होता है, ठीक है, ये जो ग्रेनाइट है इसकी रचना कैसे हुई है, क्वार्टज और आर्थोक्लास्ट नामक खनिज से हुई है। ये दो प्रकार के खनिज हैं, उन्हीं दोनों खनिजों से आपके ग्रेनाइट की रचना होती है। ठीक है, लिखना चाहें तो आप लिख लें, पहला आपका है क्वार्टज और दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका है आर्थोक्लास्ट। ठीक है, ये इन्हीं दोनों से आपका ग्रेनाइट का निर्माण होता है और ग्रेनाइट का कायांतरण करके ही आपका नीस बनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, ईंटों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। जो आपका ईंट होता है, जो आपके घरों में ईंट से घर बनाते हैं आप, तो उन ईंटों में किस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, तो उन जो मिट्टी होती है उसमें लाल और पीली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। इसे आपका जो ईंटों के निर्माण के लिए लाल मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, इसे पीली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे लाल पीली मिट्टी के नाम से जाना जाता है और इन्हीं का प्रयोग करके ईंटों का निर्माण किया जाता है। इसके बाद है आपका, मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं, तो इसे आपका वनीकरण कहते हैं। यानी कि वन का जो वृक्षारोपण होता है उसे वनीकरण कहते हैं। वृक्ष विहीन क्षेत्रों में वृक्षारोपण करने की प्रक्रिया को वनीकरण कहते हैं। और जो वनीकरण होता है उसके विभिन्न उद्देश्य हो सकते हैं। जैसे आपके उदाहरण स्वरूप अगर आप देखें तो आपको फल की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कहाँ से मिलेगी, वन से मिलेगी, पेड़ों से मिलेगी। इसके बाद आपको अगर लकड़ी चाहिए, लकड़ी तो लकड़ी की आपको कहाँ से प्राप्ति होगी, वो भी आपके यहीं से होगी। बाढ़ नियंत्रण अगर आपको करना है फिर भी आपको वन की ज़रूरत पड़ेगी। पर्यावरण संरक्षण है तब भी आपको आपके पेड़ की ज़रूरत पड़ेगी। पेड़ से आपको फल फूल जो आपके औषधि हैं, तो बहुत प्रकार के आपको पेड़ से फ़ायदा होते हैं। इसीलिए जो आपका है वनीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज का ये अंतिम प्रश्न था। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें। हम आपको बता दें कि आपका जो लेखपाल का है वो आपका उन्होंने सलेबस दे दिया है। ठीक है, उन्होंने आपका फुल सलेबस दे दिया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। या अभी तक उन्होंने नोटिफिकेशन के लिए जल्दी बताया कि वो जल्दी ही जारी हो जाएगा। तो लेखपाल आपका लगभग होने वाला है, तो लेखपाल की तैयारी इसी तरीके से करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अभी आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी आप नीचे देखेंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आपको ग्राम समाज से लेकर के हिंदी से लेकर के सारी क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।